अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है एजेंट के अंदर, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम एजेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, और उसका बेनिफिट क्या होता है। अच्छा, उसमें हम एक अब डिस्कशन करेंगे और उसको हम बोलते हैं वेक्टर स्टोर। हमें एक एजेंट बनाने के लिए वेक्टर स्टोर की ज़रूरत पड़ती है। वेक्टर स्टोर क्या है, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब हम एक यूज़र क्यूरी करता है, क्वेश्चन पूछता है, टेक्निकली उस क्वेश्चन को आंसर जो है वो सिर्फ एलएलएम कर सकता है, ऐसे ही है ना। एजेंट इटसेल्फ तो कुछ नहीं होता ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको ड्रा करें तो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, यूज़र की क्यूरी आई, उसने क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन कहाँ पे गया, सॉरी एजेंट के पास, और एजेंट ने उसको एलएलएम के पास भेज दिया। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, यूज़र ने क्यूरी पूछी, उसने एजेंट को किया, एजेंट ने एलएलएम किया। अच्छा, यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, एजेंट के पास गया, एजेंट ने एलएलएम को भेज दिया। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस के अंदर, थैंक यू, इस सारे प्रोसेस के ले लो आप, तो इस बैक टू दी वर्क। हमने बोला यूज़र से क्वेश्चन किया, यूज़र ने क्यूरी की, मतलब यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, हमारे प्रोसेस में वो एजेंट के पास जाता है और एजेंट से एलएलएम के पास जाता है। एलएलएम उस आंसर को क्राफ्ट करता है या आंसर देता है। अब इस सारे प्रोसेस में इशू है, तो इशू ये है कि अगर यूज़र कोई ऐसी बात पूछता है जो एलएलएम को नहीं पता तो क्या होगा। जैसे एलएलएम वो पूछे कि यूज़र पूछ ले कि मेरी क्लास आज कितने बजे है। अब ये बात तो एलएलएम को नहीं पता है ना। वो कहेगा भाई कौन सी क्लास, किसकी बात कर रहे हो, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब इसका मसला ये है, जो एलएलएम है ना वो एक मॉडल है, इस पर हमने डिस्कशन की थी, और उस मॉडल के पास जब वो ट्रेन हुआ है उससे पहले का डाटा है, और वो डाटा भी उसके पास पब्लिक है। वो डाटा भी कौन सा है, पब्लिक डाटा है उसके पास। तो उसके पास वो सिर्फ क्या है, पब्लिक डाटा है टिल ट्रेनिंग डेट। सही है ये बात या गलत है कि एलएलएम जब जिस एलएलएम को ट्रेन किया गया है उस डेट तक का उसके पास कौन सा डाटा है, पब्लिक डाटा है। उस डेट तक का उसके पास कौन सा डाटा है, पब्लिक डाटा है। ठीक है। अब यूज़र पूछ रहे हैं कि मेरी क्लास आज कितने बजे है। अब इसमें दो इशू हैं। एक, यूज़र जब पूछ रहा है वो एलएलएम की ट्रेनिंग डेट के बाद पूछ रहा है। वो कब पूछ रहे हैं, एलएलएम की ट्रेनिंग डेट के बाद पूछ रहा है। दूसरा इशू ये है कि वो जो यूज़र बात पूछ रहा है वो पब्लिक डाटा नहीं है, यानी वो उस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट डाटा है। वो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, प्राइवेट डाटा है। तो दोनों इसमें चीज़ें हैं, यानी यूज़र की क्यूरी, एजेंट और एलएलएम। अब ये जो दो इश्यूज मैंने डाले हैं एक क्वेश्चन के अंदर, यानी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा मेरी आज क्लास कितने बजे है। एक तो एलएलएम को इस बात का इस वजह से पता नहीं हो सकता कि वो ट्रेनिंग डेट के बाद पूछ रहा है, तो उसको तो नहीं पता कि आज की क्लास का टाइमिंग क्या है। और दूसरी मसला ये है कि वो जो बात पूछ रहा है वो पब्लिक डाटा नहीं है, वो उसकी यूनिवर्सिटी का प्राइवेट डाटा है। यानी यूनिवर्सिटी ने इंटरनली उसको बताया हुआ है व्हाट्सएप के थ्रू या जो भी उनके कम्युनिकेशन ग्रुप्स हैं, या उन्होंने कोई वहाँ पे बैनर लगाया है जिससे बताया कि क्लासेस कितने बजे होती हैं, जो स्केजुअल होता है। तो यानी कोई पब्लिकली वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अब ये इशू है, यूज़र ने सवाल पूछा है और एजेंट उसका जवाब देने से कासर है। और हम अगर ऐसा एजेंट बनाएं, यूज़र सवाल पूछे और अगर हम दें ना, तो ये फिर कैसा एजेंट है। मतलब हमारा तो एप्लीकेशन का फार्मूला, यानी हमारा तो
एजेंट बनाने का जो पूरा गोल है वही मीट नहीं होगा। एजेंट हम क्यों बना रहे हैं? इसीलिए ना यूज़र के क्वेश्चंस की क्यूरी को सॉल्व किया जाए विद ईजीएस्ट एज पॉसिबल, यानी जितना हम आसानी से उसको बता सकते हैं हम उतना उसको बताएं, यही हमारा एक्चुअली गोल है। अब इस चीज़ का सलूशन हमें डिस्कस करना है, यानी ये एक प्रॉब्लम है, यानी यूज़र या तो टिल डेट के बाद का डाटा पूछ रहे हैं या वो प्राइवेट डाटा पूछ रहा है। इन दोनों चीज़ों, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं एजेंट के अंदर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर स्टोर। अब ये क्या होता है, हम एजेंट और एलएलएम के दरमियान, यानी एजेंट जब एलएलएम को क्यूरी करता है उस प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास एक स्टोर होता है यहाँ पे, वेक्टर स्टोर, ठीक है, एक स्टोर होता है। जब भी यूजर इस वेक्टर स्टोर के अंदर क्या होता है, इस वेक्टर स्टोर के अंदर हम जो भी हमारा प्राइवेट डाटा होता है उसको हम रखते हैं, और दूसरा इसके अंदर हम लेटेस्ट न्यूज़ रखते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ और प्राइवेट डाटा, यानी ऐसा डाटा, न्यूज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अपडेट्स जो आते रहते हैं, यानी लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन या उसका जो प्राइवेट डाटा है वो सारे का सारा हम कहाँ रखते हैं, वेक्टर स्टोर में। अब ये वेक्टर स्टोर को वेक्टर स्टोर क्यों बोलते हैं, एक हमें ये बात समझनी पड़ेगी। और वेक्टर स्टोर के अंदर हम कौन सा डाटा स्टोर कर रहे हैं उसकी तो हमें समझ आ गया है कि एक कंपनी है या एक यूनिवर्सिटी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वो प्राइवेट डाटा जो एलएलएम के पास नहीं है, अगर वो कंपनी अपना एजेंट बनाना चाहती है और चाहती है कि मेरा जो प्राइवेट डाटा उसमें से भी अगर यूज़र को क्वेश्चन पूछता है तो वो एजेंट आंसर दे सके, तो फिर उसको अपना जो प्राइवेट डाटा है उस कंपनी को वो किस में रखना पड़ेगा, वेक्टर स्टोर में। और जितनी लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो भी किस में स्टोर होनी चाहिए, वेक्टर स्टोर में। ये मेन थीम है। मैं दोबारा कर दूँ। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है यूज़र सवाल पूछ रहे हैं। लेट्स सपोज हम टेक्नोसेट की बात करते हैं ना, टेक्नोसेट मेरी कंपनी है, ठीक है, उसमें कुछ लोग काम करते हैं। मैं चाहता हूँ यार उनका एक एजेंट बने ना, टेक्नोसेट का एक एजेंट हो। वो टेक्नोसेट का एजेंट क्या बताए, अगर कोई भी हमारा टीम मेंबर ये पूछे कि टेक्नोसेट की टाइमिंग क्या है वो बता सके, वो पूछे कि माइट भी सैलरी कब क्रेडिट होगी वो बता सके, अगर वो पूछे कि मैंने इस मंथ में कितनी लीव्स की थी, मतलब कितनी उसने इस मंथ की लीव्स थी उसकी, वो पूछे कि मेरी टोटल इस मंथ की कितनी लीव्स हो गई हैं, वो मेरा एजेंट बता सके, यानी टेक्नोसेट का एजेंट उसको, यानी कोई भी यूज़र उससे बात कर रहा है तो उस यूज़र के रिलेटेड वो सारी कम्युनिकेशन कर सके जो कि प्राइवेट डाटा होता है जो हमारे पास है। बात समझ रहे हो? अब ऐसा एजेंट, अब अगर हम ये बात वो चैट जीपीटी से पूछता है कि मैं टेक्नोसेट में काम करता हूँ तो मैंने इस मंथ में कितनी लीव्स की हैं, वो कहेगा मुझे क्या पता है, क्योंकि उसके पास हमारा जो प्राइवेट डाटा है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ रहे हो? तो अगर वो पूछे कि मैं एवरेज कितने बजे आता हूँ कंपनी में, या मेरे इस मंथ की स्टैंडर्ड टाइमिंग्स क्या थी, अब ये बात तो नहीं पता ना उसको चैट जीपीटी को। अब लेकिन अगर हम ऐसा एजेंट बना लें तो ये यूज़र के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर उसने लेट्स सपोज आज उसने नहीं आना तो वो एजेंट को ही बता देगा कि आज मैं लीव पे हूँ, तो एजेंट खुद ही कंपनी को बता देगा और साथ में उसकी लीव भी लगा देगा कि आज वो ऑफ है। अब ऐसा एजेंट बनाने के लिए हमारे पास जो प्राइवेट डाटा है, यानी जो कंपनी का, यानी लेट्स सपोज उसने पूछना है कि कंपनी में लीव पॉलिसीज क्या है, कब कब ऑफ होता है, अब ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अब वो हमारे एलएलएम को तो, चैट जीपीटी को तो नहीं पता ना कि टेक्नोसेट के अंदर लीव पॉलिसी क्या है। अब
इस तरह का डाटा जो प्राइवेट होता है या जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं उसको हम एक डिब्बे में स्टोर करते हैं जिसको वेक्टर स्टोर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसको वेक्टर स्टोर ही क्यों बोलते हैं? वैसे नॉर्मली हम डाटा तो डाटाबेस में स्टोर करते हैं, यानी जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या कोई ऐप बनाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हम अपना HR का सॉफ्टवेयर बनाएं जिसमें हम यूज़र की अटेंडेंस लगाएं, उसके चेकिंग चेकआउट को सेव करें, उसकी सैलरीज को सेव करें, उसका उस जो इवेंट्स होते हैं उसको मैनेज करें, पेरोल्स को मैनेज करें, बैंक्स को मैनेज करें, बहुत सारी चीज़ें। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो नॉर्मली हम डाटाबेस में स्टोर करते हैं और इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल डाटाबेसेस जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ ट्रेडिशनल डाटा यानी वैसे हम ट्रेडिशनल डाटाबेसेस में ट्रेडिशनल डाटाबेसेस के अंदर हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं आम नॉर्मली, लेकिन जो एजेंट को हमने डाटा देना है ना, जो हमने डाटा एजेंट को देना है वो हम नॉर्मली ट्रेडिशनल डाटाबेसेस के अंदर वो डाटा नहीं देते। इधर लगा देते हैं, अब ज़्यादा समझ आ रहा है। नॉर्मली हम जो डाटा होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का जो डाटा होता है ना, हम ट्रेडिशनल डाटाबेसेस में सेव करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल डाटाबेसेस में कौन सी MongoDB डाटाबेस है, पोस्टग्रेस डाटाबेस है, तो हम इस तरह की ट्रेडिशनल डाटाबेसेस के अंदर वो डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस में हम ट्रेडिशनल डाटाबेस में डाटा स्टोर नहीं कर रहे, वेक्टर स्टोर में कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, जो ट्रेडिशनल डाटाबेसेस है ना, वो इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन नहीं की गई हैं कि उसके अंदर से डाटा को सर्च करके LLM को दिया जाएगा। वो इसलिए डिज़ाइन की गई थी कि उसमें डाटा हम स्ट्रक्चरल डाटा सेव करते हैं और स्ट्रक्चरल डाटा ही वापस रीड कर लेते हैं। मतलब यूज़र नेम में यूज़र नेम, ईमेल के अंदर ईमेल, फ़ोन नंबर के अंदर, यानी ऐसे हम टेबल बनाते हैं और उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे टेबल बन जाएगा। ऐसे हमने टेबल बना लिया ऐसे। अब उसके अंदर जहाँ ईमेल, मतलब समझो ये आईडी का है, ये ईमेल है, ये नेम है, उसके अंदर हम सिमिलर डाटा स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डाटा। अब जो हमारा कंपनी की लीव पॉलिसी है वो तो स्ट्रक्चरल डाटा नहीं है, वो क्या है, वो तो टेक्स्ट डाटा है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब वो तो इंग्लिश लिखी हुई है, मतलब एक थ्योरी लिखी हुई है ना, या कंपनी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो एक थ्योरी लिखी हुई है ना। क्या ख्याल है? वो कॉन्ट्रैक्ट तो एक थ्योरी लिखी हुई है। अब अगर हम ट्रेडिशनल डाटा यानी पोस्टग्रेस के अंदर सेव करते हैं या MongoDB में सेव करते हैं, SQL या NoSQL में सेव करते हैं, तो उसको हम सेव नहीं कर पाएंगे इस स्ट्रक्चरल वे में, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट को तो हम डेटाबेस में सेव नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ट्रेडिशनल डाटाबेसेस इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। वहाँ पे एक नई किस्म की डाटाबेसेस यूज़ होती हैं जिसको वेक्टर स्टोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर स्टोर। तो वेक्टर स्टोर ऐसी डाटाबेसेस हैं जिसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी जो स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन स्ट्रक्चर्ड डाटा सेव करते हैं। यानी PDF फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या कोई भी ऐसा PPT, ऐसे डाटा जो स्ट्रक्चरल डाटा नहीं है वो हम किस में सेव करते हैं? वो वेक्टर स्टोर में स्टोर करते हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई बात आपको? क्यों वेक्टर स्टोर बनता है? उसकी रीज़न ये है कि एजेंट से जब हम प्राइवेट कंपनी का डाटा पूछते हैं तो उसके पास होता नहीं है, और अगर हम उसको ट्रेडिशनल डाटाबेस में रखेंगे तो वो हम रख नहीं सकते क्योंकि वो PDF फाइल्स हैं। तो अब उसको सेव करने के लिए एक नई किस्म की हम डाटाबेसेस पढ़ते हैं एजेंटिक की दुनिया में, उसको हम बोलते हैं वेक्टर स्टोर। उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर स्टोर। अब वेक्टर स्टोर क्या होता है समझ आ गई? अब वेक्टर स्टोर को वेक्टर स्टोर क्यों बोलते हैं?
ये इसके पीछे भी एक साइंस है। वेक्टर स्टोर को वेक्टर क्यों बोलते हैं? नॉर्मली हम वेक्टर बोलते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म को, जैसे 1.3 1.4, यानी ये मेरे पास एक डाटा है, ये जो डाटा का फॉर्मेट है ना, ये एक वेक्टर है। ये क्या है? एक वेक्टर। वेक्टर क्या होता है नॉर्मली, यानी मैथमेटिकल्स में उसको हम बोलते हैं, यानी जब हमारे पास एक टेबल ड्रा हो रहा होता है उसमें डिफरेंट वैल्यूज होती हैं रोज और कॉलम के अंदर, तो वो एक वेक्टर बन जाता है। तो ये जो डाटा है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? न्यूमेरिकल होती है, यानी 1.2 1.3 यानी एक्चुअली मैंने उसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया है, लेकिन वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो इस तरह का न्यूमेरिकल डाटा होता है। अब ये न्यूमेरिकल डाटा कैसे होता है? हम इसके लिए इसमें एक काम करते हैं और वो उसको यानी इस शेप में डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हम एम्बेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? एम्बेडिंग करते हैं। यानी मेरे पास जो पीडीएफ है उसकी हम क्या करते हैं? एम्बेडिंग करते हैं, वो इस फॉर्मेट में आ जाता है, वो फिर किस में स्टोर हो जाता है? यानी डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, वेक्टर स्टोर में स्टोर हो जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, यानी वेक्टर स्टोर में हम एम्बेडिंग करके क्यों डाटा स्टोर करते हैं? एक क्वेश्चन अब ये निकलता है। वेक्टर की समझ आ गई ना? वेक्टर किसे कहते हैं? अगर एक स्टोर में न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू स्टोर हो, वो एक तस्वीर है ना, अगर वो पिक्चर पीएनजी फॉर्मेट में है तो वो एक पिक्चर है। अगर उसको मैं उसी पिक्चर को रीशेप कर दूं 0-1 में, तो वो उसका एक वेक्टर बन जाता है। उस पिक्चर का एक क्या बन जाता है? वेक्टर। वो एक वेक्टर बन जाता है। ओके, अब और वो वेक्टर बनता कैसे है? उसके लिए हमें एम्बेडिंग करनी पड़ती है। एम्बेडिंग समझो ये भी एआई का एक मॉडल है जो टेक्स्ट को इस वेक्टर में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है, तो वो इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन वगैरह का कोड 0-1 में शिफ्ट होता है, तो उसके लिए हम कंपाइलर इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। तो ये समझो इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट डाटा को हम एम्बेडर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एम्बेडर। जिस तरह हम हाई लेवल कोड को 0-1 में शिफ्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, इस तरह हम टेक्सचुअल डाटा को वेक्टर्स बनाने के लिए उसके क्या यूज़ करते हैं? एम्बेडर्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एम्बेडर्स। अच्छा, ये अब डिफरेंट एम्बेडर्स हैं। हम क्या करते हैं? अच्छा होता है, क्योंकि जब मुश्किल कंसेप्ट सीख रहे होते हैं ना, तो फिर कुछ समझ नहीं आती, फिर बंदा कहता है यार वही कर लो जो समझ में आ रहा है। तो हमारे लिए समझ में तो यही आता है, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आ नहीं सकती हमें। अच्छा, हमने एम्बेडिंग करके उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, और वेक्टर स्टोर को वेक्टर स्टोर भी इसीलिए कहते हैं कि उसमें डाटा वेक्टर्स फॉर्म में सेव हो रहा होता है, यानी एक्चुअल फॉर्म में सेव नहीं होता, उसकी न्यूमेरिकल शेप में शेप होता है, इसलिए उसको वेक्टर बोलते हैं। और उसकी किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल शेप को हम वेक्टर बोलते हैं, समझ लो। तो वो वेक्टर हम किस में स्टोर कर देते हैं? वेक्टर स्टोर में, इसलिए हम इसको वेक्टर स्टोर बोलते हैं। अब बात यह है कि इसको वेक्टर बना के क्यों स्टोर करते हैं? हाँ, होता क्या है कि कंप्यूटर अगर, चूंकि ये नॉन स्ट्रक्चर डाटा है यानी अनस्ट्रक्चर डाटा है, टेक्सचुअल डाटा है, पीडीएफ फाइल्स हैं, अगर पूरी बुक होगी, एक बुक में कितने पेजेस होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अगर इतनी बड़ी बुक के अंदर से कुछ सर्च करना है तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। मतलब पूरी बुक के अंदर से, पूरी बड़ी किताब है एक, उसमें से कुछ सर्च करना है तो कितना टाइम लगता है? हज़ारों के हिसाब से पेजेस हैं, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। अगर वो हम टेक्सचुअल फॉर्म में ही करें, कंप्यूटर को ना
टेक्स्ट टू टेक्स्ट सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत टाइम टेकिंग होता है। अगर मतलब इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर कोई कंप्यूटर में कंडीशन भी लगानी होती है ना, जैसे मैं कहूँ कि आज संडे है तो हम संडे चेक करते हैं, तो हम संडे को संडे लिख के चेक नहीं करते कि संडे इक्वल टू संडे, हम कहते हैं संडे को 0 0 इक्वल टू 0, यानी संडे को 0 कह देते हैं, मंडे को 1 कह देते हैं, ट्यूसडे को 2, और इस तरह 7 डेज पूरे कर लेते हैं सैटरडे तक। तो क्यों 0 को 0 से कंपेयर करना इंतहाई फास्ट है एज कंपेयर टू टेक्स्ट संडे को संडे कंपेयर करना। यानी समझो इसको अगर 1 मिनट लग रहा है तो इसको 1 सेकंड लगेगा, कितना फर्क है, 59 सेकंड्स का, इतना ज़्यादा फर्क है। यानी अगर हम इधर पीडीएफ फाइल का एक्चुअल टेक्स्ट सेव कर देते, ठीक है, तो इसको फिर हम टेक्स्ट स्टोर कह देते, हम इसको वेक्टर स्टोर ना बोलते, क्या बोलते, टेक्स्ट स्टोर, क्योंकि टेक्सचुअल डाटा स्टोर किया हुआ है। लेकिन उसमें से फिर अगर इतना बड़ा डाटा होता तो सर्च कितनी, यानी फिर क्या होता, यूज़र कोई क्वेश्चन पूछता ना तो बस फिर अगला यूज़र सो ही जाता, वो 5-6 मिनट बाद जवाब आता कि ये हो रहा है। हमने जवाब क्या करना है, रियल टाइम देना है, जैसे पूछा फ़ौरन देना है। अब मेरे पास अगर 10 किताबों में से मुझे कोई क्वेश्चन ढूंढ के लेके आगे जवाब देना है तो टाइम नहीं लगेगा, अगर टेक्सचुअल डाटा होगा वो टाइम लगेगा, यानी 10 मिनट लग जाएंगे आंसर फाइंड करते करते। लेकिन हमें तो एजेंट क्या चाहिए, रियल टाइम क्विक चाहिए, तो उसके लिए फिर ये वाली साइंस को यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग की। संडे से कंपेयर करें बहुत टाइम लगता है, 0 को 0 से कंपेयर करें बहुत सही, यानी न्यूमेरिकल कंपैरिजन बहुत फास्ट होते हैं, टेक्सचुअल कंपैरिजन बहुत स्लो होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। अब अगर मेरा टेक्स्ट डाटा ये 0-1 की ज़ुबान या इस तरह के न्यूमेरिक्स में शिफ्ट हो गया है, वो मैंने शिफ्ट कर लिया है, अब उसमें से डाटा निकालना फास्ट है या स्लो है, बहुत फास्ट है। तो इसलिए एजेंट वेक्टर स्टोर से कम्युनिकेट कर रहा होता है, वेक्टर स्टोर में डाटा रख रहा होता है, वहीं से रीड कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि वेक्टर स्टोर से फिर कंपैरिजन कैसे होता है। यूजर ने क्वेश्चन पूछा कि टोटल लीव्स कितनी हो सकती हैं एक साल के अंदर। अब वो डाटा पड़ा है वेक्टर स्टोर में, लेकिन वो शेप किस में पड़ा है, 0-1 की ज़ुबान में। अब यूजर ने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो तो इंग्लिश में है, तो अब ये दोनों का आपस में कंपैरिजन कैसे होगा, फिर कैसे होगा कंपैरिजन। इस कंपैरिजन को करने के लिए जो यूजर का क्वेश्चन है वो भी 0-1 में शिफ्ट होगा। जब दोनों ही एक जैसी जुबान में शिफ्ट हो गए, फिर नहीं देखो वो होगी, लेकिन अल्टीमेट जो हमारे अभी वो बात नहीं कर रहे कि हमारा कोड शिफ्ट होगा उसके अंदर, वो सारी चीज़ें जो हमारे कंपैरिजन्स होते हैं ना, कंपैरिजन्स जो होते हैं वो अल्टीमेट जिस शेप में हम कर रहे होते हैं उसी शेप में अल्टीमेट जाके हो रहे होते हैं। तो अगर हम उसका वेक्टर बनाएंगे फिर ही वेक्टर से कंपेयर होगा, अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो नहीं होगा। यानी जो भी हो रहा सब कुछ 0-1 में शिफ्ट है। ये मैं 0-1 थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो 1.3 1.4 1.5 भी है, ये वेक्टर है, वेक्टर 0-1 नहीं है, ये वो वाला 0-1 नहीं है। बात समझ रहे हो। अगर टेक्सचुअल डाटा भी 0-1, अब ऐसे सिंपल कर लो, अगर ये संडे भी 0-1 में शिफ्ट हो रहा है तो इसके 0-1 डिफरेंट बनेंगे, इस 0 के 0-1 और होंगे। अब इस वाले 0 के 0-1 ज़्यादा फास्ट होंगे, इसके 0-1 स्लो होंगे। बात समझे आप। तो पहले हम न्यूमेरिक्स, क्योंकि न्यूमेरिक फास्ट होते हैं, उन न्यूमेरिक के भी आगे फिर 0-1, वो फिर अगली साइंस है लो कोड की, वो नहीं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस समझे, यानी न्यूमेरिक को हम बोल रहे हैं न्यूमेरिक फास्ट होते हैं। हो सकता है न्यूमेरिक इसीलिए फास्ट होते हैं कि उसके बाइनरी कोड शॉर्ट होते हैं ये भी हो सकता है ना, कि वो क्यों फास्ट होते हैं, बाइनरी क्यों फास्ट होते हैं, क्योंकि उसके जो 0-1 है वो शॉर्ट होते हैं, कम होते होंगे और जल्दी ऑपरेशंस हो जाते हैं उससे, इसलिए। ठीक है। अच्छा, हमने वेक्टर स्टोर में डाटा स्टोर कर लिया, ठीक है। अब यूज़र की जो क्यूरी आएगी वो भी एक वेक्टर बन जाएगी।
अब वेक्टर वेक्टर से क्या हो जाएगा, सर्च आएगी। अब ये सर्च की यहाँ पे टेक्निक्स हैं जिसको मैंने कल बोला था, क्या बोला था मैंने कल, उसको बताया था ना कल ना, सिमेंटिक सर्च, यानी वो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट फाइंड करता है। वो क्या करता है, अब आप एक क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं, वो क्या है कि ये जो डाटा आप इधर स्टोर कर रहे हैं, वो इसको इधर स्टोर करने के बजाय जब भी यूजर क्वेश्चन करे हम उसके साथ अपना प्राइवेट डाटा डालें, क्या करें, सारा डाटा एजेंट को दे दें, एजेंट एलएलएम को दे दे। तो इसमें क्या इशू आएगा, ये कल हमने बताया था, कल हमने डिस्कस किया था इसको कि ये वाली टेक्निक गलत है। हाँ, टोकन क्या होगा, टोकन लिमिट एक्सीड हो जाएगी। टोकन की लिमिट जब एक्सीड हो जाएगी तो फिर खत्म होगी ना बात। अब बुक पूरी को तो एलएलएम को नहीं दे सकते, वो तो वहां पे टोकन की लिमिट है। इनपुट टेकन शायद 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख टोकन चल रहे हैं आजकल, तो वो टोकन की तो लिमिट है, उसको तो उससे ज़्यादा टोकन दे ही नहीं सकते, तो पूरी बुक तो उसको जाएगी नहीं। इसलिए हम वहाँ पे क्या स्टोर बनाते हैं, वेक्टर स्टोर। वेक्टर स्टोर में से सिमेंटिक सर्च करते हैं। सिमेंटिक क्या कहता है, पूरी बुक ना लेके आओ, लेकिन सिमिलर जितना भी बातें सिमिलर हुई हैं पूरे वेक्टर स्टोर में वो सारे लेके आओ। सारी बुक ना लेके आओ, क्या लेके आओ, सिमेंटिक यानी सिमिलर बातें लेके आओ। जो सिमिलर बातें हैं वो यूजर की क्यूरी, फिर वो एलएलएम के पास जाएगी, उससे फिर टोकन लिमिट भी नहीं बढ़ेगा। यानी हमने पूरी बुक तो नहीं भेजी ना, हमने तो सिमिलर डाटा भेजा है। सिमिलर डाटा प्लस यूजर की क्यूरी, और अगर कुछ सिस्टम प्रॉम्प्ट है बाकी चीजें हैं वो सारा कुछ चला जाएगा एलएलएम के पास। एलएलएम फिर फाइनल रिस्पॉन्स क्राफ्ट करके दे देगा, जो यूजर पूछ रहा है उसका आंसर वो बना के जागते रहो यार, तुम्हारी याद आ रही है वैसे हमें। अच्छा, सिमेंटिक सर्च होगी, टोकन लिमिट हो गया, और उसको हमने एलएलएम बना, मतलब एलएलएम को भेज दिया और एलएलएम ने फुल रिस्पॉन्स दे दिया। तो अब एक एजेंट का ये एक फिर बहुत पावरफुल कंपोनेंट ना बन गया, एक पावरफुल है मेमोरी का पार्ट नहीं, मेमोरी मतलब मेमोरी भी टेक्निकली दो तरह से है। एक मेमोरी ये है, मतलब जो वेक्टर स्टोर है और जो मेमोरी है वो दो अलग चीजें हैं। मेमोरी क्या है, हिस्ट्री, यूजर की जो कन्वर्सेशन है वो मेमोरी है। वेक्टर स्टोर क्या है, जो हमारे पास लार्ज डाटा बेस है, डाटा हमारे पास जो लार्ज प्राइवेट डाटा है वो हमारा वेक्टर स्टोर है। तो वेक्टर स्टोर और मेमोरी दो अलग चीजें हैं। यानी जो यूजर, मैंने बोला हेलो, यूजर ने कोई आंसर दिया, एआई ने आंसर दिया, फिर मैंने बोला हाय, फिर मैंने अपना नाम बताया, चीजें, ये जो मेरी कन्वर्सेशन हो रही है ये क्या है, मेमोरी। जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा प्राइवेट डाटा है वो क्या है, वेक्टर स्टोर। तो मेमोरी और वेक्टर स्टोर में फर्क है, ठीक है। तो एक एजेंट को बनाने के लिए वेक्टर स्टोर की भी जरूरत पड़ सकती। अच्छा, डिपेंड करता है आप एजेंट कैसा बना रहे हो। आप किसी प्राइवेट कंपनी का एजेंट बना रहे हो तो उसके पास प्राइवेट डाटा भी होगा, उस डाटा को फिर आप कहाँ पे रखोगे, वेक्टर स्टोर के अंदर रखोगे। उसको कहाँ रखोगे, वेक्टर स्टोर के अंदर रखोगे। समझ आई बात, कि वेक्टर स्टोर क्या होता है, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। हम इस मतलब हैं, डिपेंड करता है। लाइक आप कहते हो यार मैं एक बुक का एजेंट बनाता हूँ। अब बुक यानी मैं उस पूरी बुक में, एक बुक है ठीक है, उसके अंदर 1000 पेजेस हैं, तो मैं चाहता हूँ यार इस बुक का ना मैं एक एजेंट बना देता हूँ। यानी समझो 10th की फिजिक्स की बुक है, अब आप चाहते हो यार इसका एक एजेंट बन जाए। वो क्या हो कि यार स्टूडेंट आए, उसको किसी भी चैप्टर में से कोई भी चीज़ पूछनी है तो ये मेरा एजेंट उसको आंसर करे, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसको बुक का एजेंट बनाना पड़ेगा। अब इस केस में हमें वेक्टर स्टोर में वो पूरी बुक रखनी पड़ेगी ना, ऐसा। अब अगर आप कह रहे हो कि यार मेरी कंपनी है,
मैं चाह रहा हूँ मेरे पास लाइक एम्प्लॉइज़ का डाटा है, तो इस एम्प्लॉइज़ के डाटा को यूज़ करते हुए मैं एक एजेंट बनाऊँ, तो उसमें भी वेक्टर स्टोर चाहिए होगा। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस रिलेटेड है, उस बिजनेस मतलब उस रिलेटेड चीज़ों का फिर वेक्टर स्टोर बनता है। बात समझ रहे हो? जैसे आप चाहते हो कि यार ये इंस्टीट्यूट है, इसके बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, आपको भी होंगे अपने कोर्स के रिलेटेड चीज़ें, ये वो सारी आप चाहते हो यार कि इसका एक क्या बन जाए, एजेंट बन जाए। वो क्या आपको हेल्प करेगा कि जो क्वेश्चंस आप ह्यूमन से आके पूछते हो आप एजेंट से पूछ लो। तो अब इनके माइंड में तो वो सारा डाटा है, अगर वो उसको पीडीएफ की फॉर्म बना के वेक्टर स्टोर में स्टोर कर दें तो वो एजेंट आपको उसमें से क्वेश्चन कर करके भेज देगा। अगर कोई वेबसाइट है, अगर आप चाहते हो उस वेबसाइट का एक सपोर्ट एजेंट आप बनाओ, तो अब मतलब उस वेबसाइट का प्राइवेट डाटा आप उस पर डालोगे तो सपोर्ट मिलेगी ना। क्या ख्याल है? लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी से डोमेन परचेज की है, आपको डोमेन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप उसके एजेंट से बात करते हो, लेकिन वो ह्यूमन पर्सनल एजेंट यानी ह्यूमन होता है कोई जो उसको आपकी क्यूरीज का रिप्लाई कर रहा होता है। अगर वो आप वहाँ पे वो एजेंट लॉन्च कर दें तो उनकी क्यूरीज ह्यूमन नहीं चाहिए होगा, फिर एआई रिप्लाई कर देगा उसको। तो वो फिर जो क्वेश्चन यानी जो ह्यूमन आंसर करता है वो सारे पीडीएफ की फॉर्म में डाल के वो एजेंट को दे देंगे, तो वहाँ भी वेक्टर स्टोर की ज़रूरत है। समझ रहे हो? लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरह का ऐप बना रहे हो जिसमें आप वेक्टर स्टोर की ज़रूरत है या नहीं। मैंने बोला था सारे कंपोनेंट ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर स्टोर में हो, इसके बगैर भी काम चल जाता है। हर कंपोनेंट डिफरेंट होता है, हर कंपोनेंट जिधर मतलब हो सकता है किसी ऐप में टूल कॉलिंग ना ज़रूरत पड़े, हो सकता है किसी में मेमोरी की ना ज़रूरत पड़े, एलएलएम की ज़रूरत ऑलवेज पड़ेगी, उसके बगैर एजेंट तो यानी एलएलएम तो बेस है ना, वो तो चाहिए ही चाहिए। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी चाहिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है फिर तो वो चैट जीपीटी ही हो गया ना, तो फिर तो वो अगर स्ट्रेट एलएलएम की बातें ही आगे पीछे हो रही हैं ट्रांसफ़र, तो वो फिर एजेंट तो बना ही नहीं, वो तो फिर चैटबॉट ही है, एक तरह से चैटबॉट ही हो गया ना, जो बस एलएलएम से क्वेश्चन कर रहा है आंसर कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आंसर कर रहा है, वो एक एजेंट तो नहीं है। एक एजेंट बनाने के लिए फिर आपको डेप्थ में जाना पड़ता है। अब वेक्टर स्टोर बन गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बाकी चीज़ें। नेक्स्ट चलें, या कोई वेक्टर स्टोर में अभी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर उस पर तो चलते हैं। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पूछी है जो मैं स्किप कर गया था कि वेक्टर स्टोर में भी तो डाटा स्टोर हो रहा है। अब अगर इसमें डाटा पुराना पड़ा रहेगा, यानी आज की न्यूज़ इसमें नहीं डालेंगे कि आज क्या क्या चीज़ें, एक बड़ी कंपनी है उसमें बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब कोई मसले हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, पुलिस बन रही हैं, ये वो, इसमें अगर वो नहीं है तो आज बंदा घर में बैठा है, वो एजेंट से पूछेगा तो उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि आज कौन कौन सी मीटिंग हुई, उन मीटिंग्स में क्या बातें हुई, एजेंट को वो पता होनी चाहिए ना। अब इसका मतलब है कि इस वेक्टर स्टोर को हमें साथ साथ डेली बेस पे अपडेट करना पड़ेगा। अब इसको अपडेट करना एक ट्रिकी पार्ट है। क्यों ट्रिकी पार्ट ये है कि आपने जो आपका डाटा है उसकी एम्बेडिंग करनी है। अब ऐसे नहीं हो सकता जब यूज़र क्वेश्चन करे तो रन टाइम पे आप वेक्टर स्टोर में डाटा सेव करने लग जाएं। क्यों? जब यूज़र क्वेश्चन कर रहा है तो उस टाइम अगर पहले एम्बेडिंग होगी सारा, मतलब उस टाइम हम डाटा कहीं से लाएंगे, फिर उसकी एम्बेडिंग बनाएंगे, फिर वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे, फिर यूज़र के रिलेटेड क्यूरीज को अंदर से सिमेंटिक सर्च करेंगे, फिर आंसर करेंगे, वो तो साल लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर स्टोर को की अपडेशन बिल्कुल सेपरेट रखते हैं, इसका एजेंट से कोई लेना देना नहीं है। एजेंट वेक्टर स्टोर को रीड करता है, राइट करने की पाइपलाइन हम सेपरेट से बनाते हैं और उसको बोलते हैं डाटा पाइपलाइन। क्या बोलते हैं? पाइपलाइन क्या होती है? एक रास्ता होता है जिसके अंदर से कुछ फ्लो हो रहा था चीजें। तो डाटा पाइपलाइन यानी जो वेक्टर स्टोर के अंदर डाटा है उसकी एक हम पाइपलाइन बना देते हैं। मतलब रोज डाटा यहां से उठेगा, एम्बेडिंग होगी और वेक्टर स्टोर के अंदर
स्टोर हो जाएगा। ये यानी हमारी डाटा की एक पाइपलाइन बन गई, ठीक है। अब मतलब डेफिनेटली वो डाटा हो सकता है कि कोई एडमिन है, कोई एक सॉफ्टवेयर होगा कंपनी का जहाँ पे जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह चीज़ें PDF वहाँ पे अपलोड हो रही होंगी, या अगर वो बहुत AI लगी हुई है, जगह जगह माइक लगे हुए हैं, उससे ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी। एक पाइप जो भी पाइपलाइन तो कुछ भी हो सकती है ना, यानी कोई एडमिन मैनुअली भी डाटा पाइपलाइन के थ्रू डाल सकता है, या मैं कह रहा हूँ जैसे माइक लग जाएं, पूरी कंपनी में जगह जगह माइक लग जाएं, जो भी इवेंट्स हैपन हो रहे हैं वो सारी उसकी ट्रांसक्रिप्ट बने, उसके PDF डॉक्यूमेंट बन जाए। ये भी एक पाइपलाइन बन गई ना। और वो पाइपलाइन किस में सेव हो जाए, वो पाइपलाइन किस में सेव हो जाए, वेक्टर स्टोर के अंदर स्टोर हो जाए। सही है। तो यानी हम एक डाटा की पाइपलाइन बना लेते हैं, इसको दूसरे लफ्जों में क्रोन जॉब भी बोलते हैं। यानी डाटा की पाइपलाइन क्रोन जॉब के थ्रू एक फ्लो बन जाता है, स्पेसिफिक इंटरनल। क्रोन जॉब मतलब स्पेसिफिक इंटरनल। तो ये हमारी डाटा की पाइपलाइन स्पेसिफिक टाइम के बाद चलती है खुद ही, और लेटेस्ट जो डाटा है उसको उठाती है, उसकी एम्बेडिंग करती है और उसको कहाँ स्टोर कर देती है, वेक्टर स्टोर में स्टोर कर देती है। और ये ऑपरेशन रन टाइम पे हो रहा होता है, बार बार हम सेम काम कर रहे होते हैं। यानी हमें अपने वेक्टर स्टोर को अपडेट रखना है, इसके लिए हम एक पाइपलाइन बनाते हैं जिसको डाटा पाइपलाइन कहते हैं, और वो किसी स्पेसिफिक इंटरनल के बाद चलती है जिसको क्रोन जॉब बोलते हैं, और वो उस स्पेसिफिक इंटरनल के बाद इंटरवल के बाद चलती है, और जो भी लेटेस्ट डाटा होता है उसको वेक्टर स्टोर के अंदर स्टोर कर देती है। अब जब तक कि वो लेटेस्ट डाटा वेक्टर स्टोर में, यानी वेक्टर स्टोर ने तो उसमें से आंसर करना जो उसमें पड़ा है, लेकिन टेक्निकली जो वेक्टर स्टोर होता है ना उसमें हम रियल टाइम डाटा नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं डाटा जो जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, अब वो क्रिकेट का मैच तो हर सेकंड के बाद चेंज हो रहा है, तो हर सेकंड के बाद वेक्टर स्टोर में थोड़ी उसको सेव करेंगे, वो हम इसमें नहीं रखेंगे। उसके लिए हम टूल कॉलिंग यूज़ करेंगे। वेक्टर स्टोर नॉर्मली होता है ऐसा डाटा जो रियल टाइम नहीं होता, वो चेंज हो सकता है लेकिन किसी इंटरवल के बाद, यानी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 घंटे बाद। ऐसा नहीं है कि वो मिली सेकेंड में रियल टाइम है कि हर टाइम रियल टाइम चल रहा है, मतलब अभी क्रिकेट मैच हो रहा है तो हर बॉल चेंज हो रही है, तो ऐसा नहीं, हर सेकंड में नहीं, एक इंटरवल के बाद हो रहा है, तो वो डाटा को हम वेक्टर स्टोर में रखते हैं। जो बिल्कुल रियल टाइम डाटा होता है ना उसको हम टूल कॉलिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। यानी जो रियल टाइम डाटा होता है वो हमारी अभी भी ट्रेडिशनल डाटाबेसेस में सेव हो रहा होता है, यानी इसके अंदर हमारा रियल टाइम डाटा सेव हो रहा था, ठीक है। तो रियल टाइम ट्रेडिशनल डाटाबेस में सेव हो जाता है, और यहां से हम फिर इसको एजेंट को दे देते हैं थ्रू टूल कॉल, ठीक है। जो वेक्टर स्टोर है वो नॉट रियल टाइम, बट आफ्टर सम स्पेसिफिक इंटरवल हम उसको अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरवल के बाद, ठीक है। जैसे हम मोंगोडीबी या पोस्टग्रेसक्यूएल में हम डिलीट ऑपरेशन जब करते हैं तो डाटा रिमूव होता है, तो क्या इसमें भी हम डाटा रिमूव होता है या वेक्टर स्टोर में भी हम रिमूवल चला सकते हैं, जिस तरह हम एडिशन चला सकते हैं ऐसे डाटा रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें करना बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वेक्टर स्टोर में अक्सर डाटा ऐड हो रहा होता है ज़्यादा, क्योंकि ऐसे सिनेरियो, हाँ, ऐसा ज़रूरत कम ही पड़ती है कि हम उसमें से रिमूव करें ना, क्योंकि वो तो एक बड़ा स्टोर है ना, उसमें तो नया डाटा ऐड करना है रहता है कि कम करना है। हाँ, अगर आप सिमिलर डाटा पुश करते जा रहे हो उसमें, तो उसको फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, फिर वेक्टर का साइज़ बिला वजह से ज़ाया भी होगा, और फिर सिमेट्रिक सर्च के अंदर भी इश्यूज आएंगे। तो हम फिल्टर करके दोबारा डाटा अपग्रेडेड डाल सकते हैं, यानी पुराना वेक्टर स्टोर में से डाटा रिमूव करके एक पुरानी फाइल अगर उड़ानी है तो पुराना डाटा उड़ा के उसकी जगह पे नया एम्बेडिंग डाल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन रेयर चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम ही कर रहे हैं रिमूव, इंसर्ट कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, यानी समझो ये रियल टाइम नहीं है। रियल टाइम में होता है ना कि बार बार, यानी जिस तरह फेसबुक की पोस्ट है, कभी यूज़र लाइक कर रहा है, कभी कमेंट कर रहा है, कभी डिलीट कर रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा डाटा जैसे बुक होती है, बुक इतनी जल्दी चेंज नहीं होती ना, जैसे पॉलिसी होती है, पॉलिसी इतनी जल्दी चेंज
नहीं होती। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, हो सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रखोगे तो आपके वेक्टर स्टोर पे लोड रहेगा, उससे सिमेंटिक सर्च स्लो हो जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एजेंट जब यूज़र क्वेश्चन करेगा तो एजेंट को कैसे पता लगेगा कि वेक्टर स्टोर से डाटा रीड करना है और करना है या नहीं करना, ये कैसे बताएंगे? अच्छा, ये बड़ा साउंड क्वेश्चन है ना कि इस मतलब ये मेन चीज़ है कि वेक्टर स्टोर है, उसमें कुछ डाटा पड़ा है, तो यूज़र की क्यूरी आई है। अगर हम ऑलवेज वेक्टर स्टोर को राउट करेंगे, एक बात हेलो है, हेलो का मतलब हेलो का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि वेक्टर स्टोर की तरफ जाओ ना आप, तो वो तो सीधा एलएलएम की तरफ जाना चाहिए टेक्निकली। क्या ख्याल है? यूज़र ने सिर्फ हेलो किया। हम वेक्टर स्टोर को एजेंट को जब देते हैं ना, जब इसका हम कनेक्शन बनाते हैं एजेंट के साथ, तो हम क्या करते हैं, इसका एक टूल बनाते हैं और उस टूल की यानी उस टूल का नाम होता है कि आप वेक्टर स्टोर को रीड करो, वेक्टर स्टोर रीडर। और उसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अगर आप यूज़र लेट्स सपोज इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो उसके रिलेटेड ये वेक्टर स्टोर में डाटा आपको मिल जाएगा। यानी एक डिस्क्रिप्शन यानी एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट, जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि इस वेक्टर स्टोर के अंदर इस चीज़ के रिलेटेड डाटा पड़ा है, अगर यूज़र का इंटेंट इस तरह का है तो आप वेक्टर स्टोर से डाटा रीड करो थ्रू टूल। यानी एक्चुअली वेक्टर स्टोर तो एक डीबी है ना, और किसी भी डीबी, चाहे ट्रेडिशनल डीबी है चाहे वेक्टर स्टोर है, इनसे एजेंट एक ही तरीके से बात कर सकता है, डेट इज कॉल्ड टूल कॉल, डेट इज कॉल्ड टूल कॉल। अब वो टूल कॉल कैसे होगा, उस टूल की हम डेफिनेशन लिखते हैं, यानी उसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि ये वेक्टर स्टोर में किस तरह का डाटा पड़ा है। अगर यूज़र इस तरह का क्वेश्चन करता है तो तुमने टूल कॉल करनी है, अगर नहीं पड़ा तो नहीं करनी। क्या बात समझ आई? लॉजिक समझ आई कि यानी टूल की अब लेट्स सपोज मैं कहूँ कि वेक्टर स्टोर में सोलर के रिलेटेड डाटा पड़ा है, सोलर की डेफिनेशन, उसकी चीज़ें ये वो। अब यूज़र हेलो कर रहा है, अब उसको टूल कॉल करना चाहिए? नहीं, क्योंकि टूल कॉल की डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है, अगर यूज़र के क्यूरी के अंदर सोलर के रिलेटेड कोई बात होती है तो तुम वेक्टर स्टोर से भी सर्च करना, अगर नहीं होती तो ना करना। तो अगर उसने हेलो लिखा है तो कोई सोलर के रिलेटेड बात नहीं हुई तो वो क्यूरी भी नहीं करेगा। अगर सोलर के रिलेटेड बात हुई है तो वो क्यूरी करेगा। बात समझ रहे हो? यानी हम उसकी डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं एजेंट को कि कब तुमने वेक्टर स्टोर को कॉल करना है और कब तुमने, हाँ हम ये कह सकते हैं कि तुमने ऑलवेज करना है, वो ऑलवेज करेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना। अगर हम उसको कह देंगे सॉफ्ट कार्नर देते हैं कि तुम डिसाइड करो कि ये बात उसके रिलेटेड, वो फिर डिसीजन लेगा। बात समझ रहे हो? ऐसे अब आप पूछोगे कि वो डिसीजन कैसे लेगा, उसके पास कौन सा दिमाग होता है? हाँ, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनेगी कि कब वेक्टर स्टोर कॉल, लेकिन बात यह है कि वो डिसीजन कैसे लेगा, उसके पास कौन सा दिमाग है, फिर क्या होगा? नहीं, अब हम बोल रहे हैं कि उसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अगर सोलर के रिलेटेड है फिर वेक्टर स्टोर से करो, अगर ना करो। अब यूजर की क्यूरी सोलर के रिलेटेड है, ये कैसे पता लगेगा? नहीं, देखो उसके पास तो दिमाग ही नहीं है, वो डिसीजन कैसे लेगा? भाई डिसीजन लेने के लिए ही तो एलएलएम के पास जाएगा। तो यूजर की जो क्यूरी आ रही है वो प्लेन क्यूरी लेके पहले एलएलएम के पास जाएगा और उस क्यूरी के साथ सारे टूल जाते हैं और उस टूल में से एक टूल होगा वेक्टर स्टोर। एलएलएम डिसाइड करेगा यूजर ने बात सोलर के रिलेटेड की है और उसका टूल अवेलेबल है, तो मुझे टूल कॉल करना है फाइनल आउटपुट बनाने से पहले। यानी एक बात एक दफा एलएलएम के पास जाएगी, एलएलएम कहेगा कि मैं अभी फाइनल आंसर नहीं दूंगा, पहले क्या होनी चाहिए? टूल कॉल। और वो टूल कॉल के अंदर फिर वेक्टर स्टोर से सिमेंटिक सर्च होगी
उसमें से जो फाइनल आंसर आएगा वो दोबारा एलएलएम के पास जाएगा, फिर फाइनल आउटपुट बन के वापस आएगा। मल्टी हेड्स कहते हैं, मल्टी हेड, हाँ, पैरेलली वो पर मतलब वो मल्टीपल, आप उसकी एक्चुअली मल्टीपल एलएलएम रिक्वेस्ट होंगी इस केस में, ठीक है। हो सकता है कि वो लेके आए आंसर और उस आंसर से एलएलएम फिर उसको बनाए और उसको फिर लगे कि कोई और दूसरा टूल कॉल होना चाहिए, वो होगा। फिर जब सारे काम हो जाते हैं फिर फाइनल आउटपुट बनती है जो यूजर को दिखानी होती है। जब तक यूजर को नहीं दिखा रहे ना तो एक लूप बनता है एलएलएम का टूल कॉल के साथ, टूल कॉल का वेक्टर स्टोर के साथ, वेक्टर स्टोर का, मतलब एक लूप चल रहा होता है बार बार सेम चीज। जब सारे गोल अचीव हो जाते हैं फिर वो टूल कॉल, फिर वो फाइनल आउटपुट आती है और फिर एजेंट की एग्जीक्यूशन क्लोज होती है, फिर यूजर को फाइनल आंसर नजर आता है। ठीक है, वो जाग रहा है, वो साथ साथ बता रहा है। अच्छा अच्छा, बैक टू दी वर्क। अब वेक्टर स्टोर में समझ आ गया सारा, बोलेगा तो नहीं। अब अगर कभी एजेंट में लगाना हो तो लगा लेंगे, बट टेक्निकली अब कैसे वेक्टर स्टोर बनता है, उसका कोड कैसे होता है, या हम अगर थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं तो कैसे लगाना है, नो कोड टूल यूज़ कर रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं, एजेंट लाइव ओपन एआई का एजेंट किट यूज़ कर रहे हैं, वो तो हम टेक्निकली कोड लेवल पे या कंसेप्ट पे, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे हैं कि कंसेप्ट क्या होता है। जब हम एक्चुअल में करेंगे फिर प्रैक्टिकली भी करेंगे इसको। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हवाओं की बातें हो रही हैं, ये एक्चुअल में रियल में भी ये काम सारे होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम वैसे इसको सम अप कर रहे हैं, कंसेप्ट अपने रिफाइन कर रहे हैं, ताकि आपको एजेंटिक एआई या एजेंट एक क्या होता है उसके बारे में प्योर समझ आ जाए। फिर जब आप बना रहे हो तो मज़ा आए ना, कि ये लग गया, अब ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, और फिर इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ आपको फिर नज़र भी आएंगी कि कौन से कंपोनेंट को अगर हम अच्छा कर लेते तो उससे और अच्छा हो जाता है, उसको अच्छा कर लेते तो उससे अच्छा। अभी हम वो इंशाल्लाह होपफुली आज या नेक्स्ट क्लास से हम शुरू कर देंगे। हम पहला अपना जो टूल है ना नो कोड का एजेंट बनाने का, वो शुरू कर देंगे। फिर उससे आगे 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 बहुत सारे हमने करने हैं, यानी हमने हम होपफुली जो ओपन एआई का एजेंट किट है ना ड्रैग एंड ड्रॉप वाला नो कोड, उससे शुरू करेंगे। फिर हम N8N की तरफ चले जाएंगे, उससे यानी पहले नो कोड वालों को कोशिश करेंगे कवर कर लें, और फिर कोड में आएंगे, उसमें ओपन एआई एजेंट SDK को पढ़ेंगे डीप में। फिर हम क्रू आई को देख लेंगे थोड़ा, फिर हम ऑटोजेन को देखेंगे, मतलब जितने भी हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं ना एजेंट बनाने के, उन सबको देखेंगे। और लास्ट हम लैंग्राफ पे एंड करेंगे, क्योंकि लैंग्राफ इज़ दी मोस्ट कम्प्लेक्स वे टू बिल्ड एन एजेंट। सबसे टफेस्ट वे जिसमें हम एजेंट बना सकते हैं वो लैंग्राफ है, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स एजेंट हम बिल्ड कर सकते हैं। जो हमारे जहन में आ रहा है हर कुछ लैंग्राफ में पॉसिबल है, उसको सीखना मुश्किल है लेकिन उसमें सब कुछ पॉसिबल है। तो उसको हम फिर लास्ट हमारा उस पर होगा, और फिर डेफिनेटली हम पूरे वर्क मतलब इस सारे सिस्टम के दौरान बहुत सारे डिफरेंट एजेंट खुद भी बनाएंगे, क्लास में डेमो भी करेंगे, आप लोगों को असाइनमेंट्स भी देंगे बनाओ। तो यानी हमने कम से कम कोई 50-100 एजेंट तो हम बना के निकले यहाँ से, ये टारगेट है। जब हम इतने एजेंट बना लेंगे तो हम खुद ही एजेंटिक एआई के डेवलपर इंशाल्लाह बन जाएंगे। इस कोर्स का मेन गोल ये है कि आप कुछ ना कुछ, यानी आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो हो एजेंट बनाने के रिलेटेड, तो वो आपकी कोर स्ट्रेंथ हो कि एजेंट बनाना आपको आता है, ठीक है। अच्छा, अब एक एजेंट की एक कंपोनेंट उसकी स्टेट होती है, क्या होती है? स्टेट। अब स्टेट क्या होता है? ऐसा जब एक एजेंट के पास क्यूरी आती है तब से लेके जब एजेंट फाइनल आउटपुट यूजर को दिखा देता है, उस दरमियान जितनी बातें और जो एक्शंस हो रहे हैं उसकी एक स्टेट बनती है। उसकी क्या बनती है? एक स्टेट बनती है। मतलब
एजेंट ने सबसे पहले क्यूरी आई, उसने एलएलएम को कॉल किया, फिर उसने टूल कॉल किया, फिर उसने ये कर दिया, फिर उसने वो कर दिया, फिर इस वेरिएबल को अपडेट किया, इसमें से ये किया, उसके आंसर से ये निकली चीज़, उसके आंसर से ये क्या, यानी उसका एक क्या बनता है, एक लॉग क्रिएट होता है समझो ऐसे। और हम एक उस एजेंट की एग्जीक्यूशन के दौरान इस स्टेट की वैल्यू को कभी भी रीड कर सकते हैं और कभी भी इस स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक एजेंट की एग्जीक्यूशन शुरू हुई, यूज़र ने क्यूरी की, एजेंट चलना शुरू हो गया। अब जब एजेंट चल रहा है, उसने पहला काम किया टूल कॉल। अब टूल के अंदर हम पूरी स्टेट एजेंट की रीड कर सकते हैं और उस स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। मतलब स्टेट मतलब क्या समझो, एक रियल टाइम डाटा है जो हमारे जैसे ही एजेंट शुरू होता है वो डाटा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यानी लेट्स सपोज उसमें डाटा नेम, ईमेल, कुछ भी कीज़ बना सकते हैं हम, उसकी कोई भी की पेयर वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। हमने बोला कि टूल कॉल हुई तो हमने उसकी कोई वैल्यू, मतलब एक हमने की रखी थी इज़ टूल कॉल और नॉट, यानी हमने उससे पूछना था कि अगर एलएलएम टूल कॉल करे तो हम वो की अपडेट कर दें स्टेट में, जैसे टूल कॉल होगी हम वो की अपडेट कर देंगे। अच्छा, फिर एलएलएम ने कब गार्डरेल फंक्शन चला तो हमने उसकी टूल कॉल कर दी, यानी कुछ भी हो रहा है तो हम उसका क्या कर रहे हैं, टूल कॉल कर रहे हैं, यानी सॉरी उसकी स्टेट अपडेट कर रहे हैं। स्टेट इज समथिंग के एक जो एजेंट है उसकी जो पूरा वर्क फ्लो चलता है उसके दरमियान उन ये वेरिएबल्स होते हैं, इन शॉर्ट उन वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर सकते हो, उनकी वैल्यूज़ को किसी भी स्पॉट पे अपडेट कर सकते हो। यानी आप इनिशियल, जैसे ही एक एजेंट एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, इनिशियल स्टेट आप सेट कर देते हो, एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी स्टेप के ऊपर आप उसकी स्टेट को क्या करते हो, चेंज कर सकते हो, और जब आपकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाती है तो वो फाइनल स्टेट आप यूज़र को भी भेज सकते हो। हाँ, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक फॉर एग्जांपल एक टूल कॉल के अंदर हमने एक एक्स काम किया, ठीक है। लेट्स सपोज हमने एक टूल में हमने लिया वेदर की इंफॉर्मेशन लेनी है, उस वेदर की इंफॉर्मेशन की बेस पे, यानी ये पहले लोकेशन की इंफॉर्मेशन लेनी है कि यूज़र की लोकेशन क्या है और उसकी बेस पे वेदर की इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। अब स्टेट में हमने सेव कर दिया लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। अब इनिशियली वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जैसे टूल कॉल होगा लोकेशन वाला, वो क्या करेगा, स्टेट की वैल्यू सेट कर देगा, उसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यूज़ को क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब कोई दूसरा टूल कॉल होता है वेदर वाला, वो स्टेट में से लॉन्गी और लैटिट्यूड की वैल्यूज़ को लेके लोकेशन की बेस पे वेदर की इंफॉर्मेशन ले आएगा। यानी अब एक एजेंट है वो चल रहा है, तो एक टूल, यानी आप कह लो कि एक टूल के आंसर को किसी दूसरे टूल की इनपुट अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। या सिर्फ टूल नहीं है, इसमें और बहुत सारे काम होते हैं। माइट भी एक वर्कफ्लो चल रहा है और वेक्टर स्टोर में से किसी पर्टिकुलर स्टेट की इंफॉर्मेशन की बेस पे कोई कंडीशन लगानी है। हमारे पास दो वेक्टर स्टोर हैं, हम कहते हैं अगर स्टेट की वैल्यू ये हो तो इस वेक्टर स्टोर से रीड करो, अगर ये हो तो इससे रीड करो, तो वो कंडीशन लग सकती हैं। यानी कुछ भी हम काम कर सकते हैं स्टेट की बेस पे। स्टेट मेरे पास मतलब एक वर्क फ्लो चलने के दौरान एक मेरे पास ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कभी भी वैल्यू रख सकता हूँ और रीड कर सकता हूँ और उसकी बेस पे डिफरेंट डिसीजन ले सकता हूँ, ठीक है। क्या नहीं, ये आंसर की बात नहीं, यानी जैसे क्यूरी एजेंट के पास गई, अब एजेंट के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं ना, यानी हमने डिस्कस किया है ना, एजेंट के अंदर बहुत सारे क्या हो रहे होते हैं, यानी ये ऐसे एजेंट, और इतना बड़ा चल रहा है, फिर भी यानी इस एजेंट के अंदर ये समझो एक लूप बनता है, इसमें बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। उस लूप के दौरान, यानी लेट्स सपोज यहाँ से ये शुरू हुआ है,
इधर शुरू हुआ है तो कुछ और स्टेट थी, यहाँ पे कोई और स्टेट हो गई, यहाँ पे कोई और स्टेट बन गई, इधर स्टेट अपडेट हो गई। हम यानी इसके दौरान हम स्टेट की वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ बन रही है। फिर जब फाइनल आउटपुट आती है उसके साथ फाइनल स्टेट आ जाती है। तो यानी एक यूज़र की क्यूरी आई है, उसके दौरान जब जो कुछ भी होता है उसके दौरान हम स्टेट की वैल्यूज़ को रीड और अपडेट कर सकते हैं। फिर जब नई क्यूरी आएगी फिर वो जीरो से शुरू हो जाएगी, इनिशियल स्टेट से शुरू हो जाएगी। हर क्यूरी के अगेंस्ट स्टेट न्यू बनेगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये भी समझ आ गया कि स्टेट क्या है। एक और बस हम डिस्कस कर लेते हैं, आज फिर क्लोज करते हैं। एक एजेंट का अंदर एक उसका कंपोनेंट होता है गार्ड रेल। गार्ड किसे बोलते हैं? सिक्योरिटी गार्ड जो होता है क्या करता है? हिफाजत करता है। एजेंट के पास भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसको हम गार्ड रेल बोलते हैं। ये फिर एजेंट की क्या करेगा? सिक्योरिटी करेगा, हिफाजत करेगा। अब वो हिफाजत क्या हो सकती है कि यूज़र कुछ भी गलत बात कर दे, कोई नॉन एथिकल बात कर दे, अनएथिकल बात कर दे, कोई यूज़र जो है वो समझ रहे हो कोई अजीब बात कर दे, या कोई यूज़र उसको मतलब उल्टी घुमा के बात करने की कोशिश करे, या डाटा हैक करने की कोशिश करे, या आपके एजेंट को कोई मतलब उस पर कोई लूप चला दे या कुछ भी ऐसा करे, तो एजेंट को महफूज बनाना है, कुछ भी इलीगल ना हो उसको महफूज बनाना है। महफूज क्यों बनाना है? देखो एआई कुछ भी कर देती है। अब ये जो कुछ भी कर देती है ना, ये मसला है कि एआई को यूज़ करने वाले का दिमाग, देखो इंसान का दिमाग दो तरफ चलता है, या सीधा चलता है या उल्टा चलता है, लेकिन हमारा ज़्यादा उल्टा चलता है। तो जब हम कुछ यूज़ करते हैं तो उल्टी बातें करते हैं उससे। तो अगर हम कोई उल्टी बात करेंगे और हम अपने एजेंट की अगर सेफ्टी नहीं देख रहे, या उस पर एक गार्ड रेल नहीं, यानी उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा हुआ, तो वो एजेंट खराब हो सकता है। समझ रहे हो? इस मसले का हल है क्या चीज़? गार्ड रेल। इस मसले का हल क्या है? गार्ड रेल। अब ये गार्ड रेल दो तरह के होते हैं। गार्ड रेल कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक मतलब मैं बताता हूँ ये गार्ड रेल लगा कहाँ पे होता है, फिर ये सिक्योरिटी करता कैसे है, लगा कहाँ पे होता है और सिक्योरिटी कैसे करता है। एक है जी इनपुट गार्ड रेल और एक है आउटपुट गार्ड रेल। इनपुट आउटपुट से क्या मतलब समझ आ रहा है? यानी इनपुट मतलब यूजर की क्यूरी पे भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा होना चाहिए, और जो एआई की आउटपुट है उस पर भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा होना चाहिए। हो सकता है कि देखो कोई बच्चा बैठा आगे यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसने सही क्वेश्चन किया है, एआई कोई अलर्ट बात कर दे या उल्टी बात कर दे तो वो इशू है, तो उस पर भी क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड। यानी यूज़र के क्वेश्चन पे भी सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए और एआई की आउटपुट पे भी क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। दोनों पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए ताकि इजी हो जाए। उस सिक्योरिटी गार्ड को हम गार्ड रेल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम क्यूरी उन इनपुट की क्यूरी पे लगाते हैं तो वो इनपुट का सिक्योरिटी गार्ड यानी गार्ड रेल होगा, और अगर हम उसके जवाब पे लगाते हैं तो वो आउटपुट का सिक्योरिटी गार्ड होगा। हाँ जी, वो तो होते हैं। अभी समझ आ गई कि इनपुट गार्ड रेल और आउटपुट गार्ड रेल।
अब इनपुट और आउटपुट गार्डरेल को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम, कि ये चीज़ कैसे हम हैंडल करते हैं। ये गार्डरेल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर, अब बात ये है कि यूज़र ने गलत बात की है, पता कैसे लगेगा, ये भी फंड है ना। असल मसला तो ये है कि देखो यूज़र की क्यूरी है, उसने गलत बात की है, तो हमें कैसे पता लगेगा। तो यानी ये इनपुट गार्डरेल फिर क्या होगा, हाँ, इनपुट गार्डरेल भी एक तरह का एक सेपरेट एजेंट होगा और उसके अंदर भी एलएलएम कॉल होगी, यानी एलएलएम ही बताएगा कि ये बात ठीक है या गलत है, और उसके ऊपर हम करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यानी हम देखो ना, एलएलएम को क्या पता है कि उसने गार्डरेल का काम करना है, उसको क्या पता है। हम एलएलएम को बताएंगे कि ये क्वेश्चन तुमने इसकी स्क्रूटनी करनी है, चेक करना है ये बात ठीक है या गलत है। अगर वो बोलता है कि बात ठीक है तो हम वर्क फ्लो को आगे चलने देंगे, यानी अगर वो कहता है कि बात गलत है तो हम आगे नहीं चलने देंगे, वहीं से डिक्लाइन कर देंगे रिक्वेस्ट को। अगर वो कहता है कि बात ठीक है तो आगे चलने देंगे। इसी तरह आउटपुट जो गार्डरेल होगा, इसी तरह आउटपुट जो गार्डरेल होगा उस पर भी क्या करेंगे, अलग से एजेंट या एलएलएम कॉल करेंगे जो चेक करेगा जो यूज़र ने आउटपुट, जो एआई ने आउटपुट दी है वो सेफ है या नहीं है। अगर होगी तो फिर प्रोसीड यूज़र को चली जाएगी, अगर नहीं होगी तो उसको कैंसिल कर देंगे और दोबारा दो स्ट्रेटजीज हैं, या दोबारा एआई से पूछें या जो आप यूज़र को, ज़्यादा बेहतर तो ये है कि दोबारा एआई से रिफाइन करके दोबारा पूछ के फाइनल आउटपुट जनरेट करके फिर आगे भेजें। सही है, तो ये गार्डरेल है। गार्डरेल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप अपने एजेंट की सेफ्टी देखते हो हर तरह से, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन लेवल का, समझो आप कोई पेमेंट का एजेंट बना रहे हो, कोई उसको बातों बातों के अंदर कोई ऐसी बात कर दे और गलती से पेमेंट वो ट्रांसफ़र कर दे तो कितना बड़ा इशू है, समझ रहे हो। तो रिस्की है ना, तो इसके लिए गार्डरेल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आप फिर सारी लॉजिक्स डिफाइन करते हैं, उसमें चेक्स लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से चल रही है ना, उसमें हम सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया जी इनपुट गार्डरेल। तो ये अभी तक हमारे एजेंट की शेप हमें नज़र आ रही है। अब आपको क्लैरिटी हो रही है कि एक एजेंट क्या होता है। एक एजेंट वो होता है जिसमें टूल कॉलिंग होती है। अब ये देखो एलएलएम से बहुत बात आगे निकल गई है, यानी चैट जीपीटी के साथ इसका कोई मुकाबला है जो हम ये ड्रा कर रहे हैं, उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें नहीं है ना जो हम कह रहे हैं कि ये सब होना चाहिए। अगर ये सब हो जाए तो ये एक एडवांस लेवल का एजेंट बन जाता है। ठीक है, उसमें गार्डरेल होता है, मेमोरी होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ट्रेसिंग, एमसीपी बेस्ड स्टेट, ये वेक्टर स्टोर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। नहीं, वो नहीं चलेगा। टूल कॉल के डिसीजन भी एलएलएम ने लेनी होती है कि टूल कॉल करना है या नहीं करना, लेकिन गार्डरेल हमने ऑलवेज चलाना है, उसमें डिसीजन नहीं करवाना है एलएलएम से। देखो टूल कॉल में तो एलएलएम ने डिसीजन करना है ना कि टूल कॉल होनी है या नहीं, लेकिन गार्डरेल में ये डिसीजन थोड़ी करना है कि गार्ड चेक करना है या नहीं करना, वो तो ऑलवेज चेक करना है। तो वो तो वर्क फ्लो में हमने डालना है कि तुमने हमेशा इसको चेक करना है। टूल कॉल में एलएलएम के पास डिसीजन है कि उसने टूल कॉल करना है या नहीं, लेकिन गार्डरेल ऑलवेज चलना है, उसमें कोई डिसीजन नहीं होना। ये यानी जैसे यूज़र की क्यूरी आएगी वो ऑलवेज चेक होनी है, फिर ही वो एजेंट के बाकी चीज़ें चलेंगी, फिर वो टूल कॉल होनी है नहीं वो बाद की बातें हैं। पहला काम ही ये है कि गार्डरेल चले। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर एक्चुअली एजेंट ऑर्केस्ट्रेटर ही होता है। एजेंट क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेटर ही होता है ना, जो डिसीजन ले रहे, मतलब काम करवा रहा होता है, फैसले कर रहा होता है, यही होता है एक एजेंट। ऑर्केस्ट्रेटर ये उसी बंदे को ऑर्केस्ट्रेटर बोलते हैं ना, जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, फैसले ले रहा होता है, टास्क असाइन कर रहा होता है। ये
अब ऑर्केस्ट्रेटर अगर इसके पास मल्टीपल, अभी तो हमने सिर्फ एक एजेंट को डिस्कस किया है, अब इसके अंदर भी इसी तरह के और 3 4 5 सब एजेंट होंगे, तो फिर जो मेन हमारा एजेंट होगा ना वो उसको हम ऑर्केस्ट्रेटर बोलेंगे, क्योंकि वो सब एजेंट से भी काम करा रहा है। वो इसका अगला पार्ट जो है वो सब एजेंट ही था, उसको हम अभी तो शायद डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ज़्यादा हो गया ना, तो ऐसे भी ना बोर हो जाता बंदा, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं सब एजेंट्स। ये भी एजेंट के पास एक स्किल होती है, दैट इज कॉल्ड सब एजेंट्स। ये भी इसके पास होता है, यानी ये अपना टास्क सब एजेंट को हैंड ऑफ कर सकता है, मतलब उसको दे सकता है कि तुम ये काम करो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब एजेंट। अब ये शेप जो है ना हमारी बन गई। अब आपकी असाइनमेंट क्या है इस वीक की, ये वाली तस्वीर पकड़नी है और इसके बारे में चैट जीपीटी में डाल देना है और देखना है कि वो क्या कहता है। कोई नहीं, फिर दूसरा थ्रेड कर लेंगे हैं, दूसरा थ्रेड कर लेंगे। अच्छा, ग्रोक का लिंक लगा लेंगे, जेमिनाई का लगा लेंगे, क्लाउड का लगा लेंगे, ये बातें ही हैं, काम करने वाले बनो बस। ये देखो सारी बातें जो हमने की है, कंपोनेंट सराउंडिंग दी एलिमेंट्स, व्हाट एजेंट डज, आउटपुट, क्या ये मैंने दिया था अगले दिन हैं, ये वाला लिंक मैंने शायद दिया था अगले दिन। अच्छा जी, आप इसको करें और फिर देखते हैं।